नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ए क्लास में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग में चैप्टर 8वां जो अध्याय हम पढ़ रहे थे, कार्बन और उसके यौगिक जो हैं उनके बारे में, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे या उसी के आगे की कड़ी जो है वो हम पढ़ेंगे। अब अभी तक इस अध्याय में हमें कार्बन के जो विशेष गुण पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, और फिर कार्बन के जो अलग अलग प्रकार के यौगिक होते हैं, खास तौर से हाइड्रोकार्बन, जिनकी 3 श्रेणियां, एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी, उनकी विशेषताएं और फिर कैसे उनका नामकरण किया जाता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें थी, और नाम के आधार पर कैसे संरचना वगैरह लिखी जाती है, वो अभी तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में इसमें कार्बन के संबंध में ही कुछ अन्य टॉपिक जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें एक बिंदु जो है वो आता है अपर रूप। पहली चीज तो इसकी परिभाषा जो है वो आप थोड़ी सी ध्यान में रखोगे। अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूप का सीधा सा मतलब होता है एक ही तत्व एक हो, एक ही तत्व के अलग अलग रूप। अब अलग अलग रूप होने का मतलब जो गुणों में भिन्न हो या गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करें, वे अपर रूप कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम कार्बन के अपर रूप से ही देखें तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। कच्ची पेंसिल या HB पेंसिल जो आती है, जिससे हम लिखते हैं कॉपी में, उसमें जो लिखने वाला भाग आता है, उसका बीच का जो काले रंग का सा थोड़ा चमकीला पदार्थ दिखाई देता है, वो ग्रेफाइट होता है, वो कार्बन ही है। कोयला जो जलाया जाता है वो भी कार्बन ही है। यहाँ तक कि हीरा जो ज्वेलरी वगैरह, जेवर वगैरह बनाने के काम में आता है, वो हीरा जो है वो भी कार्बन ही है। अब हैं ये सारे के सारे कार्बन, लेकिन दिखने में ग्रेफाइट एकदम अलग दिखता है, उसके गुण पूरी तरह से अलग हैं। हीरा जो है वो पूरी तरह से अलग है, कोयला है वो पूरी तरह से अलग है, काजल है वो भी पूरी तरह से अलग दिखाई देता है। तो ये अलग अलग हैं, इनके गुणों में भिन्नता है, लेकिन हैं ये एक ही तत्व के रूप। इस स्थिति में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, चारकोल, ये सारे एक दूसरे के अपर रूप हैं। तो अपर रूप का मतलब है अपर यानी अलग अलग, रूप यानी उनकी टाइप या फॉर्म। तो एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को ही क्या कहते हैं? अलग अलग रूपों को ही अपर रूप कहते हैं, और ये गुण जो है वो कहलाता है अपर रूपता। तो परिभाषा सीधी सी हो गई, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जो गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करें, वे अपर रूप कहलाते हैं। और उस तत्व की इस प्रकृति को, मतलब एक तत्व के अलग अलग रूपों में पाए जाने की प्रवृत्ति जो है, इसको कहते हैं अपर रूपता। अब यहाँ पर हम खास तौर से कार्बन के जो अपर रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के 2 अपर रूप जो हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरे अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूपों की यदि हम बात करें तो 2 तरह के अपर रूप मिलेंगे, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप किन्हें कहते हैं? ऐसे अपर रूप जिनमें कार्बन के परमाणु एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित हों, उन्हें क्रिस्टलीय अपर रूप कहेंगे। यह वो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, इसलिए वो क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। और जिनमें कार्बन परमाणुओं की ज्यामिति जो है वो कैसी हो? अनिश्चित हो, उनके बीच की बंद दूरी, उनके बीच का बंद कोण वो निश्चित नहीं हो, तो वो कहलाते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। यहाँ मुख्य रूप से क्रिस्टलीय अपर रूप ही पढ़ेंगे, जिनमें 3 क्रिस्टलीय अपर रूप आते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो इन 3 के बारे में डिटेल से स्टडी हम करेंगे। इसके अलावा अक्रिस्टलीय अपर रूप जो है वो कई सारे मिलते हैं। अक्रिस्टलीय अपर रूप में जैसे कोयला है, कोक है, कोयला, कोक, चारकोल या फिर गैसीय कार्बन, ये सारे जो हैं वो अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। तो यहाँ हम मुख्य रूप से इसके अंदर क्रिस्टलीय अपर रूप जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये 3 क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, इनके बारे में। तो यहाँ पर हम देखें इन तीनों कार्बन के अपरूपों को, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन जो हैं, इनके सामान्य कार्टून स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हमने बना रखे। ये एक हीरे के क्रिस्टल की संरचना है। हीरे के क्रिस्टल में एक कार्बन जो है, ये एक कार्बन, एक बिंदु एक कार्बन को दर्शाता है,
एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। तो एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ता है? 4 कार्बन से जुड़ता है। और ये 4 कार्बन से जुड़कर विशेष प्रकार की संरचना जो है वो बनाता है, जिससे हम कहते हैं चतुष्फलकीय संरचना। तो हीरे का एक क्रिस्टल जो है वो चतुष्फलकीय संरचना प्रदर्शित करता है। यानी एक क्रिस्टल को यदि हम इन कार्बन को आपस में जोड़ें तो इससे चतुष्फलकीय 4 फलक वाली संरचना जो है वो बनती है। इसलिए हीरे की जो ज्यामिति है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय प्रकार की ज्यामिति इसके पाई जाती है। ग्रेफाइट में यदि हम देखें तो एक कार्बन, जैसे मान लें ये एक कार्बन जुड़ा है 1 2 3 से, ये कार्बन 1 2 और 3 से, ये कार्बन 1 2 3 से। यानी इसमें एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। और इसके कारण से इनकी जो संरचना बनती है वो कैसी बनती है? षटकोणीय संरचना। तो इनमें षटकोण जैसी संरचनाएं हैं, ये एक षटकोण, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह से यहाँ चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से बहुत सारे षटकोणीय परतें जो हैं वो यहाँ पर बनेगी। अब ये षटकोणीय वलय जो होती हैं या षटकोणीय घेरे जो होते हैं वो एक के ऊपर एक जमा होते हैं। इनका ये जो विन्यास है वो एक कॉपी या किताब में जैसे पेज होते हैं उनके अनुसार होता है। जैसे यहाँ पर हम एक पेज जो है इसको देखें, ये एक पेज जो है इसमें ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन इस तरह से मान लो 6 कार्बन हैं, जुड़ गए, फिर एक और जुड़ गए और जुड़ गए, इस तरह से षटकोणीय परत बन गई। अब ये षटकोणों की बनी हुई एक परत है, जैसे टाइल वगैरह होती हैं जमीन पर हम लगाते हैं, वैसे ही षटकोणीय टाइलें लगा दी। अब उनके ऊपर एक परत और बिछा दें उन टाइलों की, फिर एक परत और, यानी व्यवस्था इस तरह से की हो जाएगी, एक ये, फिर इसके ऊपर एक ये, फिर इसके ऊपर एक ये, फिर इसके ऊपर एक ये। इस तरह की व्यवस्था इनकी दिखाई देती है, जैसे ये कागज परतों में दिख रहे हैं इस प्रकार की। इस संरचना को हम कहेंगे षटकोणीय वलय और परतदार संरचना ये बनाते हैं। तो इसके क्रिस्टल जो है वो षटकोणीय परतदार संरचना प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से तीसरा जो अपर रूप है फुलरीन में भी यदि हम देखें तो एक कार्बन जो हो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये जैसे यहाँ जुड़े इसी तरह से यहाँ पर भी इसी प्रकार की संरचनाएं जो हैं वो इसके अंदर और उपस्थित होंगी और इस प्रकार की संरचनाएं बनेगी, ऐसे ही यहाँ यहाँ यहाँ। इस तरह से इसमें भी वलय बढ़ती हैं, लेकिन इसमें बढ़ती हैं पंचकोणीय और षटकोणीय दोनों प्रकार की वलय। ये जैसे एक वलय पंचकोणीय, ये षटकोणीय है, ये षटकोणीय, ये षटकोणीय, इसी तरह से यहाँ पर जो आगे आएंगी वो पंचकोणीय होंगी। इस प्रकार से इनमें षटकोणीय और पंचकोणीय वलय जो है वो जुड़ी रहती हैं। अब ये वलय जो है वो परत के रूप में भी नहीं जुड़ी होती है। तो पहली चीज तो ये कि एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 कार्बन से। एक तो ये आगे, लेकिन इसका जो क्रिस्टल होता है वो किस तरह का दिखेगा? ये इस तरह की फलकें वगैरह जो आप इनको देख सकते हो, जैसे फुटबॉल आता है उसमें टुकड़ा आता है, चमड़े से बना हुआ फुटबॉल है, उसमें एक चमड़े का टुकड़ा यूं एक यूं एक यूं इस तरह से जुड़ा होता है और वो आपस में जुड़कर गोल संरचना बनाते हैं। इस तरह से इसकी संरचना जो है वो फुटबॉल के समान होती है। यह फुटबॉल के समान होने के कारण से या फिर एक इसको और दूसरा भी नाम दिया जाता है। फुलर नामक एक वास्तुविद थे, मकान वगैरह बनाने वाले जो होते हैं, यूँ मान सकते हैं मिस्त्री जैसे होते हैं वो। तो फुलर नामक जो वास्तुविद थे वो कुछ विशेष प्रकार के मकान वगैरह बनाते थे। खास तौर से मकानों पर वो गुंबद बनाते थे, जैसे मंदिर मस्जिद पर गुमटी होती है वैसे, और उनके ऊपर षटकोणीय पंचकोणीय टाइलें वगैरह जैसे लगाई जाती है, उस तरह का दिखता था। इसलिए फुलर की याद में या फुलर के द्वारा बनाए गए गुंबद जैसा दिखने के कारण से इन्हें फुलरी नाम जो है वो भी दे दिया जाता है। तो ये फुलरिन या फुटबॉल के समान संरचना प्रदर्शित करता है, जिसमें षटकोणीय परतदार वलय जो हैं वो पाई जाती हैं। और गुणों की यदि हम बात करें इनमें तो और विशेष गुणों में देखें तो इसके बंध की लंबाई, 2 कार्बन के बीच की दूरी, ये कार्बन ये दूसरा कार्बन इनके बीच का ये बंध, इनकी जो बंध लंबाई है हीरे में वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम जो है वो यहाँ पर इनके अंदर मिलेगी। दूसरा
फ्लोरीन के अंदर यदि हम देखें, सॉरी फ्लोरीन नहीं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में जो बंध लंबाई है वो होती है 1.41 और फ्लोरीन में देखें तो कोई ज़्यादा विशेष चीज़ यहाँ पर नहीं है, बंध लंबाई के बारे में कोई ज़्यादा विशेष नहीं, क्योंकि ये अलग अलग परतें जो बनाता है या वलय बनाता है उनकी लंबाई चेंज होती रहती है, तो ये कोई विशेष बात नहीं है। फिर इसके बाद में एक तो संरचना, इसको ध्यान में रखो। फिर इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर हम देखें, इनमें चतुष्फलकीय संरचनाएं हैं और ये चतुष्फलकीय वलयें जो होती हैं, इन वलयों के सहसंयोजी बंध, इनमें सहसंयोजी बंध है और सहसंयोजी बंध जिनमें पाए जाते हैं वो सामान्यतः ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, मुलायम प्रकृति के यौगिक होते हैं, लेकिन इनमें जो सहसंयोजी बंध बनते हैं उनमें ये हीरे का एक क्रिस्टल है, इसी तरह से हीरे का एक और क्रिस्टल जो है वो मान लें इस प्रकार से हो गया, यूं दिखेगा, एक और क्रिस्टल जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा यूं इस स्थिति में, और फिर ये जो है वो आपस में दूसरे जो क्रिस्टल हैं उनके साथ में ये उलझे हुए रहते हैं। इस कारण से इनकी संरचना जो है वो इस प्रकार की होती है कि बंध आपस में उलझ जाते हैं। तो इन वलयों के सहसंयोजी बंधों का एक त्रिविम जाल बनता है और इसके कारण से यह सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। ये हीरा प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। तो हीरा कठोरतम पदार्थ क्यों होता है? क्योंकि इसमें वलयों के मध्य कार्बन से बने हुए क्रिस्टलों के मध्य सहसंयोजी बंधों का जटिल त्रिविम जाल पाया जाता है, जिसमें बंध आपस में उलझे हुए रहते हैं, इसलिए क्रिस्टल आसानी से टूटकर अलग अलग नहीं होते हैं। जबकि ग्रेफाइट की तुलना यदि हम इससे करें तो ग्रेफाइट जो है वो परतदार चिकना होता है। ग्रेफाइट को यदि हम छूकर यूं देखें तो वो चिकना सा महसूस होता है। उसका कारण क्या है? उसमें परतें होती हैं, परतदार संरचना, जैसे बताया था इस तरह की संरचना है। अब ये परतें जो हैं इनके ऊपर यदि हम बल लगाएं तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं, बल लगाने पर ये यूं सरकने लगेंगे, तो बल लगाने पर ये परतें एक दूसरे पर खिसकती हैं या फिसलती हैं। तो परतदार संरचना है और परतें जो हैं, परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, अतः यह चिकना होता है। तो ये चिकना होता है क्योंकि इसमें परतें पाई जाती हैं और परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, इसके कारण से ये जो है वो चिकना होता है। इसके अलावा फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो माध्यमिक लक्षण सा दर्शाता है। इसमें देखा जाए तो वलयें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर यूं जमी नहीं है, एक के ऊपर दूसरी यूं नहीं है, वलयें आपस में मुड़ गई और वलयें आपस में मुड़ने के कारण से जैसे इसी पेज के अंदर यदि हम देखें तो ये कागज जो है इसको हम मोड़कर यूं पैक कर दें तो इसकी गोल संरचना बना दें, तो उसके कारण से इसका क्रिस्टल एकदम अलग ही हो गया और अलग होने के कारण से ये ना तो इतना चिकना होता है और ना पूरी तरह से हार्ड होता है, क्योंकि क्रिस्टल जो हैं वो अलग अलग रहेंगे। फुटबॉल जैसे जो क्रिस्टल हैं वो इसमें अलग रहेंगे। तो मुख्य रूप से तुलनात्मक विवरण जो है वो हम ग्रेफाइट और हीरे में पढ़ते हैं, फ्लोरीन की विशेषताएं बाद में देख लेंगे। तो कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, इनमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। इसकी जो क्रिस्टल है वो चतुष्फलकीय प्रकार का, जबकि इसका षटकोणीय वलय परतदार क्रिस्टलीय संरचना दर्शाता है। बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रोम, इसकी 1.41 एंगस्ट्रोम। वलयों के मध्य जो सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं उनमें त्रिविम जाल बनता है, वलय नहीं, क्रिस्टल के अलग अलग जो क्रिस्टल हैं उनके क्रिस्टल के सहसंयोजी बंधों का त्रिविम जाल इसमें पाया जाता है, इसलिए यह प्रकृति का कठोरतम पदार्थ होता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखोगे। प्रश्न पूछा जाता है कि हीरा प्रकृति का कठोरतम पदार्थ क्यों है एक अधातु होते हुए भी? तो इसका कारण यह है कि यह हीरे में जो क्रिस्टल होते हैं उनके बंध आपस में उलझे हुए रहते हैं और उस कारण से वो हार्ड या कठोर हो जाते हैं। जैसे एक कोई पतला धागा होता है, पतला धागा इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन धागे आपस में उलझ जाएं और उनका पूरा एक गुच्छा सा बन जाए तो वो टूटता नहीं है आसानी से, वैसी स्थिति यहाँ है। ग्रेफाइट जो है वो चिकना होता है, उसका कारण इसमें परतें पाई जाती हैं जो दाब पड़ते ही एक दूसरे पर फिसलने लगती हैं और उसके कारण से वो कैसा होता है? चिकना। इसी कारण से उससे लिखा जाता है, जैसे कच्ची पेंसिल है उसको हम यूँ लगा कर देखते हैं तो उसमें जो ग्रेफाइट है वो कागज के ऊपर ही रह जाता है फिसल कर, यानी निचली परत कागज पर रह गई, ऊपर वाली परत अलग रहेगी, इसलिए वो लिखने के काम में आता है। इसके अलावा
इनकी तुलना यदि हम करें तो एक और गुण जो है उसको और ध्यान में रखोगे। हीरा जो है वो विद्युत का अचालक होता है। अब हीरा विद्युत का अचालक क्यों है? कोई भी पदार्थ जो है वो चालक तब होगा जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। एक हीरे में देखें तो एक कार्बन है, ये 4 कार्बन से जुड़ा है। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के काम में आ गए, इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। इसलिए हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए यह विद्युत का अचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट में देखें, ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 से। तो 3 कार्बन तो बंद बनाने में प्रयुक्त हो गए, बाकी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बचा हुआ रह गया। ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जो है वो इन परतों के बीच में रहेगा। तो परतों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए जैसे ही उसे हम जोड़ते हैं बैटरी से तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो बहने लगेंगे। तो ये जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये सुचालक क्यों है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं जो परतों के बीच में पाए जाते हैं। फिर और इनकी बात करें तो रंग वगैरह के आधार पर देखें, हीरा वैसे रंगहीन होता है लेकिन ये चमकदार होता है, इसमें चमक बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम में आता है। जबकि ये जो है ये होता है काले रंग का, काले रंग का लेकिन चमकीला जरूर होता है। ग्रेफाइट जो कच्ची पेंसिल में होता है वो चमकीला और काले रंग का होता है, और ये मुलायम होता है, ये कठोर होता है। तो ये तो इनके गुणों में जो विशेषता इनकी आती है वो हुई। फिर बात करें इनके उपयोग की, हीरे के कई सारे उपयोग हैं। हीरा एक तो महंगे जेवर वगैरह बनाने के काम में आता ही है, चमकदार होने के कारण से। इसके अलावा हीरा जो है वो बहुत ज़्यादा कठोरतम पदार्थ है, इसलिए कांच को काटने की या फिर चट्टान वगैरह को काटने की जो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं या ड्रिल मशीनें जो आती हैं जिससे छेद निकाला जाता है, उनकी जो बिट होती है, काटने वाला हिस्सा होता है, उसके अगले किनारे पर हीरे की नोक बनी हुई होती है जिससे वो घिसे नहीं, क्योंकि वो घिसता नहीं है मजबूत होने के कारण से। तो कांच को काटने के काम में आता है, पत्थर चट्टान वगैरह काटने के काम में, ड्रिलिंग वगैरह के अंदर ये क्या आता है? काम में आता है। ये भी इसका एक उपयोग हो गया। इसके अलावा पुराने टाइम में कुछ टेप रिकॉर्डर जो है वो चलते थे जिनको फोनोग्राम कहते थे। उनमें उनकी जो सुई है जो फोनोग्राम के ऊपर घूमती रहती थी, वो सुई जो है वो हीरे की बनी हुई होती थी। तो फोनोग्राम की सुई बनाने के काम में आता है। ग्रेफाइट के उपयोग हम देखें तो एक तो कच्ची पेंसिल बनाने के काम में आता ही है। HB पेंसिल जो होती है उसमें लिखने वाला हिस्सा ग्रेफाइट ही होता है, तो उसमें काम में आता है। इसके अलावा ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए जो सेल आते हैं, शुष्क सेल जो आते हैं, उनके बीच में जो काली सी छड़ होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है जो इलेक्ट्रोड का काम करती है। तो सेल वगैरह में इलेक्ट्रोड के रूप में भी ये काम में आता है। परमाणु भट्टियां जिनमें परमाणु ईंधन से बिजली बनाई जाती है, उनमें भट्टी को मंद करने के लिए मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ी काम में ली जाती हैं। तो यह भी ग्रेफाइट का एक उपयोग हो गया। इसके अलावा ग्रेफाइट वगैरह के अंदर यदि हम बात करें तो यह कुछ मशीनों में जिनमें हम ऑयल या ग्रीस नहीं दे सकते, उनमें शुष्क स्नेहक के रूप में काम में आता है। मशीनों के बीच में जब इसको लगा दिया जाता है तो ये फिसलता रहता है। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें गोटी जो है वो कैरम बोर्ड पर ज़्यादा आसानी से फिसले, उसका घर्षण कम हो जाए, तो उसके लिए उसके ऊपर टेल्कम पाउडर छिड़कते हैं। वैसे ही ग्रेफाइट जो है वो भी काम में आता है शुष्क स्नेहक के रूप में। तो शुष्क स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये उपयोग हो जाएंगे ग्रेफाइट के। अब इसके बाद में आते हैं फुलरीन पर। फुलरीन की विशेषताएं ये हो गई, बकमिस्टर फुलर की याद में इसे फुलरीन कहा जाता है। संरचना फुटबॉल जैसी होती है, या फिर इसे बकी बाल जो है वो भी कहा जाता है। बकमिस्टर पहला नाम और बाल जैसी संरचना, इसलिए ये बकी बाल भी कहलाता है। बकी बाल या फुलरीन जो है उसमें एक क्रिस्टल में कार्बन के अलग अलग परमाणु संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यदि इसमें देखा जाए तो सबसे स्थायी जो फुलरीन है वो है C60, जिसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। 60 कार्बन परमाणु आपस में मिलकर क्या करते हैं? ये सतहें बनाते हैं या ये फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसमें पंचकोणीय और षटकोणीय दोनों प्रकार के वलय होते हैं। ये पंचकोणीय वलय है, ये भी पंचकोणीय है, जबकि ये षटकोणीय वलय है। तो पंचकोणीय और षटकोणीय कुल मिलाकर 32 वलय पाए जाते हैं C60 में। इनमें से
पंचकोणीय वलय होती हैं 12, षटकोणीय वलय होती हैं 20। तो सर्वाधिक स्थायी फुलरिन C60 होता है जिसे बकमिस्टर फुलरिन कहते हैं। उसमें पंचकोणीय और षटकोणीय दो प्रकार के कुल मिलाकर 32 वलय होते हैं, जिनमें से 12 पंचकोणीय और 20 जो है वो षटकोणीय वलय होते हैं। इसके अलावा इसकी चालकता के आधार पर देखें तो यह सामान्यतः देखा जाए तो अचालक होता है, कम तापमान पर ही अचालक होता है। कारण इसका एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही, फिर यह चालक क्यों नहीं है? इसका कारण यह होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें तो परतों के बीच में थे, इसलिए विद्युत से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन के बहने के लिए जगह ही नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर बंद है, इसलिए वो बह नहीं पाएंगे, तो इसलिए यह सामान्य ताप पर अचालक होता है। लेकिन उच्च ताप पर यह सुपर कंडक्टर या फिर तीव्र चालक की तरह से काम करता है। उसका कारण क्या होगा? तो उच्च ताप पर इसके बंध टूट जाते हैं और बंध टूटते ही इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो एक साथ बहते हैं। इसके कारण से यह अति चालक का काम करता है। उपयोग वगैरह देखें तो उपयोग वगैरह के आधार पर यह आणविक बेयरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें छोटे छोटे नैनो रोबोट वगैरह जो बनाए जाते हैं, उनमें अणु, उन रोबोट के जो बेयरिंग वगैरह हैं वो बनाने के लिए फुलरिन जो है इसको काम में लिया जाता है और एक अति चालक के रूप में ये काम में आता ही है। तो इस प्रकार से इसमें हमने इन कार्बन के अपर रूप जो हैं, 3 अलग अलग अपर रूप, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में कुछ और अन्य जो यौगिक जो दैनिक जीवन के में महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में हम और पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए कार्बन के अपर रूप जो है इनके बारे में ही देख लेना। इनके विशेषताएं, खास तौर से विशेषताएं ये, हीरा कठोरतम पदार्थ क्यों है? क्योंकि इसमें सहसंयोजी बंधों का त्रिविम जाल होता है। और ये अचालक क्यों है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, चारों इलेक्ट्रॉन काम में आ जाते हैं। ग्रेफाइट चिकना क्यों होता है? क्योंकि इसमें परतदार संरचना पाई जाती है और दाब लगने पर परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, इसलिए चिकना होता है। और सुचालक क्यों है? सुचालक इसलिए क्योंकि इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन के पास बचा हुआ होता है जो विद्युत युक्ति से जोड़ने पर बहने लगता है। तो ये इनकी विशेषताएं आ गई। फिर उसके उपयोग वगैरह हैं, उनको आप नोट्स वगैरह में आपको उपलब्ध करवाए हैं, उनको भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।